अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको अब चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे साथ चैप्टर नंबर 2 पूरा नहीं देखा तो आप पहले काइंडली जाएँ, चैप्टर नंबर 2 के सारे लेक्चर देखें। इन लेक्चर्स को देखने से एक तो ये फ़ायदा होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अगर आप फ्यूचर में अपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने देने हैं और देने ही पड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत आसानी होगी क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट आपका अभी क्लियर हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तीसरी बात, क्लास में कोई टेस्ट होता है उसमें कोई ऐसा MCQ होगा ही नहीं जो मेरे लेक्चर से बाहर आए। एक एक चीज़, एक एक शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। तो लेक्चर अगरचे थोड़े लंबे हैं लेकिन वर्थ इट होंगे इन द एंड, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ जो टाइम लेती है वो कीमती होती है। इन द एंड वो आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी। यही लेक्चर अगर आप 10-10 मिनट के देखेंगे उससे समझ आपको कुछ नहीं आएगी, ठीक है। तो वही थोड़ा सा टाइम लगा के एक बार लेक्चर देख लें, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और ये एक्सरसाइज फिर आप खुद सॉल्व करेंगे, मुझे आपको सॉल्व करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अक्सर मैं एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करवाती, लेकिन बच्चे कहते हैं तो मैं उनके कहने पे करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने मेरे साथ पूरा चैप्टर पढ़ा है तो एक्सरसाइज आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग क्या होती है हमने पढ़ा। ब्रीदिंग क्या होती है? बस आपने हवा को अंदर लेके जाना है, हवा को बाहर निकालना है, ब्रीदिंग है। तो मूवमेंट्स दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, हवा को अंदर लेके जाना, बाहर लेके जाना। अच्छा, वो कहते हैं विच पाथ डज एयर टेक इमीडिएटली आफ्टर पासिंग थ्रू लैरिंग्स। लैरिंग्स से गुजरने के फ़ौरन बाद हवा कहाँ पे जाती है? मुझे बताएं आप। लैरिंग्स से गुजरने के फ़ौरन बाद, अगर आपने मेरे साथ लेक्चर्स लगाए हैं तो आपको पता होगा ये लैरिंग्स है। इससे गुजरने के फ़ौरन बाद हवा ने जाना है, ये देखिए लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स है। फ़ौरन बाद ये विंड पाइप के अंदर जाना है जिसको ट्रेकिया कहते हैं। तो वही बात है, एक एक चीज़ आपको बुक वाली होगी और मेरे कॉन्सेप्ट वाली ही होगी इंशाल्लाह। ये देखें ट्रेकिया, वो कहते हैं एल्वोलाई को क्यों कैपिलरीज ने साउंड किया हुआ है। एल्वोलाई की ये एल्वोलाई के इर्द गिर्द क्यों कैपिलरीज हैं? क्यों? क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके, ठीक हो गया। और विच फीचर ऑफ एल्वोलाई हेल्प इन रैपिड गैसियस एक्सचेंज? इसका आंसर मॉइस्ट सरफेस है, ठीक है। लार्जर डायमीटर नहीं है, लार्जर सरफेस एरिया होता है। अगर लार्जर सरफेस एरिया आंसर होता है तो हम उसको टिक करते हैं, लेकिन मॉइस्ट सरफेस इसमें आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं विच एक्शन इंक्रीजेज लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ड्यूरिंग ब्रीदिंग आपको पता है लंग का वॉल्यूम कहाँ पे इंक्रीज करता है? ब्रीदिंग के दो ही मैकेनिज्म है ना, एक इनहेलेशन है, एक एक्सहेलेशन है। आपको पता है इनहेलेशन में जब हम हवा अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो हमने हवा को अंदर जगह देनी है। तो हवा को अंदर जगह देने के लिए लंग्स कहेंगे चलो मैं एक्सपैंड कर जाता हूँ, मैं फैल जाता हूँ ताकि हवा अंदर आ जाए। तो आपको पता है कि जो वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, देखें वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कहाँ पे इंक्रीज़ करता है? इनहेलेशन में इंक्रीज़ करता है। और इनहेलेशन में मैंने आपको बताया था इसको कॉन्ट्रैक्शन फेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका आंसर भी कॉन्ट्रैक्शन वाला ही आएगा। इसमें इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा आपको ये आपने जब टेबल याद किया था तो उसमें इनहेल्ड एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है, एक्सहेल्ड एयर में कितनी होती है? ये आपने टेबल ना अच्छे से याद कर लेना है, ये वाला टेबल, ठीक है। ये देखिए इनहेल्ड एयर के अंदर 21% है, एक्सहेल्ड एयर के अंदर 16% होगी। इस टेबल को अच्छे से याद करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे एक और क्वेश्चन है। ये देखें ये पूरा क्वेश्चन इस टेबल में से है, तो इसलिए आपने इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना है। अच्छा, आगे वो कहते हैं 16% आ गया। आगे वो कहते हैं कौन सा फैक्टर ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इन द ब्लड। ये हमने डिटेल में पढ़ा है, जब हमने रेट ऑफ ब्रीदिंग वाला चैप्टर पढ़ा तो हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है ब्लड के अंदर वो जब ज़्यादा हो जाती है तो उसने रेस्पिरेटरी सेंटर को पैगाम भेजना है और फिर रेस्पिरेटरी सेंटर ने आगे क्या करना है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में एक एक चीज़ समझाई हुई है डायग्राम के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहते हैं एल्वोलाई की वॉल कहाँ किस डिजीज़ के अंदर टूट जाती हैं? एम्फीसीमा के अंदर। याद है ना आपको, एम्फीसीमा के अंदर एल्वोलाई की वॉल्स टूट गई थी। इसको मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। जी स्टूडेंट्स, अगला है कि स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर। स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, हमने पढ़ा है। क्यों, कैसे होता है? कैंसर क्या होता है आपको पता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाती है। तो वही कह रहा है स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। और लंग कैंसर कैसे होता है? अनकंट्रोल, जब सेल डिवीजन होना शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से लंग कैंसर हो जाता है। अब वो कहता है कि विच केमिकल सिगरेट में होता है जो कि एडिक्शन करवाता है। मैंने आपको डिटेल में बार बार बताया आपने लेक्चर में, निकोटीन की वजह से एडिक्शन होती है, ठीक है। ये एडिक्शन का मतलब है आदत पड़ जाना। इसलिए तो वो लोग कहते हैं कि बस एक सिगरेट की डिब्बी हमने पी ली, अगली दो, तीसरी दो। सिगरेट से उनकी जान नहीं छूटती, वो रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको आदत पड़ गई है निकोटीन की वजह से। चाय पीते हैं ना, चाय में भी निकोटीन होती है। ये मैंने आपको लेक्चर में डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे ये पूरा चैप्टर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपके बोर्ड में, ठीक है। तो इसलिए एक्सरसाइज वाले भी अच्छे से करें और अंदर से भी पूरा चैप्टर भी अच्छे से करें, सही हो गया। अच्छा, आप वो कहते हैं गैशियस एक्सचेंज और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है? ये आप जब भी डिफरेंस आ जाए ना तो आपने डिफरेंस हमेशा लाइन लगा के लिखना है। ये लाइन एक सीधी लाइन लगाएं,
ठीक। और इधर गैशियस एक्सचेंज लिखें और इधर ब्रीदिंग लिखें। इधर गैशियस एक्सचेंज की सारी डेफिनेशन लिख दें, इधर ब्रीदिंग की सारी डेफिनेशन लिख दें, बस ये डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये डेफिनेशंस कहाँ पे हैं, हमने डिटेल में एक एक बात पढ़ी हुई है। ये गैशियस एक्सचेंज की डेफिनेशन है, यहाँ से लेके ना यहाँ तक आपने लिख देनी गैशियस एक्सचेंज की डेफिनेशन, ठीक है। और ब्रीदिंग की डेफिनेशन फिर यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये दोनों बस डेफिनेशन लाइन लगा के लिखते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या डेफिनेशन ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन की। जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था ना, उसमें मैंने आपको डिटेल में ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन का डिफरेंस करवाया था, तो ये आपने वहाँ से कर लेना है, ठीक हो गया। वो कहता है कार्टिलेज का क्या फंक्शन है जो अल्लाह ताला ने ट्रेकिया और ब्रोंकाई की वॉल में रखी हुई हैं, ये भी हमने पढ़ा था, याद है आपको। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन नो एयर इज प्रेजेंट इन देम। ये देखिए वही बात, कार्टिलेज ने क्या करना है, ट्रेकिया और ब्रोंकाई की जो वॉल के अंदर होती हैं उनको कोलैप्स होने से बचाना है। इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन देम, जब उनमें हवा नहीं भी मौजूद तो वो पिचक ना जाए, बंद ना हो जाए, तो उनको खुला रखना है हमेशा, ठीक है। तो ये मकसद है कार्टिलेज का। उसके अलावा वो कहते हैं एवरेज ब्रीदिंग रेट क्या होता है ह्यूमंस के अंदर एट रेस्ट और एट एक्सरसाइज, हमने पढ़ा हुआ है। एट रेस्ट 16 to 20 टाइम्स होता है और ड्यूरिंग एक्सरसाइज 30 to 40 टाइम चला जाता है। तो ये आपने देख लेना है, ठीक हो गया। एक एक चीज़ बुक के अंदर से ही, अगर आपने अच्छे से बुक पढ़ी है तो कुछ मुश्किल नहीं है। वो कहता है स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई ने कैसे गैशियस एक्सचेंज को मैक्सिमाइज़ करना है। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई आपने सारा लिख देना है। ये देखें एल्वोलाई का स्ट्रक्चर ये आपने बताना है यहाँ पे ना, यहाँ पे आपने बता देना है पहले एल्वोलाई का स्ट्रक्चर होता कैसा है। इसके लिए आपने बताना है कि हर ब्रोंक्यूल जो होती है वो एंड होती है एल्वोलर डक्ट में, फिर एल्वोलर डक्ट से आगे क्लस्टर ऑफ पाउचेज होते हैं जिनको एल्वोलाई कहते हैं, और एल्वोलाई के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। और एक एडिशनल बात आपने ये सारा लिखने के बाद ना, ये पहले एल्वोलाई का स्ट्रक्चर बताएं, फिर आपने बताना है क्यों का आंसर देना है। क्योंकि वो कहता है स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई जो होता है वो कैसे गैशियस एक्सचेंज मैक्सिमाइज़ करता है, मतलब एल्वोलाई का ऐसा स्ट्रक्चर क्यों नहीं है, एल्वोलाई का ऐसा स्ट्रक्चर ही क्यों है, ठीक। इसलिए क्योंकि इस स्ट्रक्चर में वही बात, सरफेस एरिया कम है। देखें सिर्फ इतना सरफेस एरिया बस, ठीक। लेकिन इस स्ट्रक्चर में देखें इधर से गैशियस एक्सचेंज होगा, इधर से होगा, इधर से होगा, इधर से होगा, ठीक है। इसी तरीके से इधर से होगा, इधर से होगा, इधर से होगा, तो सरफेस एरिया ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, ये भी आपने इसका आंसर में लिखना है। अगली वो बात कहते हैं ब्रोंकाइटिस का बारे में डिटेल में बता देना है, उसके सिम्टम, कोजेस, ट्रीटमेंट। तो आपने ब्रोंकाइटिस को सारा अच्छे से ये ब्रोंकाइटिस है, इसको सारा आपने अच्छे से याद कर लेना है। कैसे याद करना है मैंने डिटेल में बताया हुआ आपको, आपने लेक्चर्स लगा के देख लेना, ठीक है। अच्छा एम्फीसीमा का इसी तरीके से उसने बताया हुआ है, सिम्टम और ट्रीटमेंट बताएं क्या है। तो एम्फीसीमा का भी इस तरीके से आपने याद कर लेना है, सिम्टम और ट्रीटमेंट, लेकिन आपने सारा याद करना है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद वो कहते हैं कि व्हाट आर कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, और 2 कार्सिनोजेंस सिगरेट के अंदर जो मौजूद होते हैं वो बताएं। कोई मुश्किल नहीं है, देखिए हमने पढ़ा है। ये देखिए ये कार्सिनोजेंस है, तो कार्सिनोजेंस की डेफिनेशन क्या है, वो केमिकल्स दैट कोज कैंसर इन ह्यूमंस, ठीक है। आपने क्या कहना है, केमिकल्स कोजिंग कैंसर, ठीक है, उनको कार्सिनोजेंस कहते हैं। और 2 कार्सिनोजेंस जो सिगरेट स्मोक के अंदर मौजूद होते हैं वो टार है और बेंजीन है, ये उन्होंने खुद ही बुक में लिखा हुआ है। ये हो गया। फॉलोइंग टेबल को आपने कैसे कंप्लीट करना है मैंने आपको बताया, आपने ये वाला टेबल अच्छे से याद कर लेना है। कहाँ चला गया ये वाला टेबल, ये सारा टेबल अच्छे से याद कर लेना है। और चैप्टर के अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, क्योंकि इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन दे, ज़्यादातर वो चैप्टर के अंदर से ही बायो में देता है। बायो में बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि पीछे से शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में से, अगर आए भी तो बस 1-2 आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। तो जिन लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा होता, सिर्फ एक्सरसाइज करके जाते हैं, उनसे कभी भी बायोलॉजी का पेपर अच्छे से अटैम्प्ट नहीं होता, ठीक है। वो हमेशा आके रो रहे होते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा पहले टाइम लगा लें, क्योंकि जो लोग जंग से पहले अच्छी तैयारी कर लेते हैं ना, जंग में उन्हें ज़्यादा ब्लीड नहीं करना पड़ता, ज़्यादा उन्हें, ठीक है। लेकिन जिनकी जंग से पहले तैयारी नहीं होती ना, फिर उनको जंग में से ब्लीड ज़्यादा करना पड़ता है, ये अक्सर देखा गया, ऐसे ही होता है। तो इसी तरीके से अगर आप पूरा साल अच्छे से तैयारी करेंगे ना, तो पेपर वाले दिन आप बहुत खुश होंगे, ठीक है। ये आप बेशक मेरी बात नोट कर लें, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब अगला चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। बाकी इसी तरीके से वर्ड टू वर्ड लर्निंग करेंगे। आप हमारे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।